This is Avinash and I welcome you all to my YouTube channel इनारा, जहाँ पर हम क्या करते हैं, फिज़िक्स को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं. ठीक है. अच्छा, अब इसी सीरीज़ में आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेविटेशन. अब ये ग्रेविटेशन थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि अगर आपने क्लास 11th में ग्रेविटेशन थोड़ा भी ढंग से पढ़ा होगा ना, तो 12th का वो जो कंडक्टर वाला पोर्शन होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो कंडक्टर वाला पोर्शन होगा ना, वो थोड़ा आसान हो जाएगा. तुम्हें लगेगा कि एक जैसा कंसेप्ट ही बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. तो अगर आप अभी ढंग से ग्रेविटेशन सीख लोगे तो तुम्हें 11th में काम आएगा, तुम्हें 12th में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम आएगा, और ओवरऑल अगर तुम सोचोगे तो तुम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपेयर करोगे तो उसमें भी तुमको क्या करने वाला है, हेल्प मिलने वाला है. तो इसीलिए ग्रेविटेशन जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब मैं अगर बोलूँ तो ग्रेविटेशन वर्ड कुछ नया नहीं होगा तुम लोगों के लिए. ग्रेविटेशन तुमने अपने लोअर क्लासेस में 9th में 7th में 8th में कभी ना कभी तो सुन रखा होगा. अब जब अगर 9th-10th के बच्चों को ग्रेविटेशन सिखाया जाता है तो बहुत ही क्यूरोसिटी क्रिएट करके सिखाया जाता है. ये बताया जाता है कि वो जो वाटर में टाइड्स बन रहे हैं, सन जो है, अर्थ जो है वो सन के अबाउट घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, इन सब का रीजन वो फिर क्या बताते हैं कि ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन. अब हम उतने क्रिएटिव तो होते नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट अवे अपने को जो मतलब है, जहां से अपनी जरूरत जहां से स्टार्ट होती है वहीं से स्टार्ट करते हैं. तो मैं एक डेफिनेशन लिख दूंगा ग्रेविटेशन का. ठीक है, हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेविटेशन. अब इस ग्रेविटेशन वर्ड का मतलब क्या है? तो ये ग्रेविटेशन वर्ड का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब अगर तुम बोलोगे ठीक है सर, फोर्स तो किसके बीच का फोर्स? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट विच आर हैविंग मास. ठीक है, तो ग्रेविटेशन आप ऐसा बोल सकते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मास. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two objects, between any two objects having mass, any two objects having mass. इस पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लिया जाए जिनके पास मास होगा, उनके बीच में क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स. ठीक है. अब कभी कभी तुम ग्रेविटी वर्ड भी सुनोगे थ्रू आउट द चैप्टर, तुम क्या करोगे, ग्रेविटी वर्ड भी सुनोगे. तो ग्रेविटी वर्ड कहां पर आ जाता है? तो ग्रेविटी वर्ड भी ग्रेविटेशन में ही यूज करेंगे, लेकिन यहां पर जो मैंने बोला ना, दो मासेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो अगर उन दो मासेस में से कोई भी एक मास अर्थ हो जाएगा, उस केस में हम क्या बोलेंगे, दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैन बी रिप्लेस्ड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो अगर अर्थ और किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट के बारे में आप बात करोगे तो वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या वहां पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा, उसको ग्रेविटी वर्ड से हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर पाएंगे. अच्छा, अब ये ग्रेविटेशन में अगर तुम सोचोगे तो एक्चुअल में ये ग्रेविटेशन की कहानी बहुत पुरानी है. कॉपरनिकस है, एरिस्टोटल है, केपलर है, फिर न्यूटन है, फिर आगे जो भी है अभी तक तो चल ही रहा है. इतने सारे हेवनली बॉडीज है, चांद तारे, ठीक है, वो हमारे नक्षत्र हैं, हमारे तारे हैं, ये सब जो है सब ग्रेविटेशन में ही आते हैं. अब हम इतना कुछ बात करेंगे क्या सर? हम इतना कुछ नहीं बात करेंगे. हम क्या करेंगे, हम स्ट्रेट अवे स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से. अब एक्चुअल में जो कहानी है वो न्यूटन से स्टार्ट नहीं होती, वो कहीं ना कहीं स्टार्ट होती है एरिस्टोटल से, फिर केपलर में आएगी, फिर केपलर के बाद न्यूटन में आएगा. ऐसा सीरीज चलता है. लेकिन अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, पहले हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, फिर समय के साथ हम क्या करेंगे, केपलर तक पहुंचेंगे. एक्चुअल में ग्रेविटेशन का जो भी स्टडी है वो उसका क्रेडिट केपलर को जाना चाहिए रादर देन न्यूटन. ठीक है, न्यूटन भाई साहब ने फॉर्मूला जरूर दिया था, लेकिन जो मेजर वर्क ग्रेविटेशन में है वो केपलर का है अपने सिलेबस में. ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं ग्रेविटेशन के फर्स्ट लॉ से, जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अब ये जो लॉ है,
अब लॉ है भाई साहब, कानून आ गया है, ठीक है। तो ये कानून कहाँ का है, तो ये पूरे यूनिवर्स का कानून है। अब पूरे यूनिवर्स का कानून, अब लॉ का प्रूफ नहीं होता, इक्का दुक्का तुमको फिजिक्स में लॉ मिल जाएंगे जिनके प्रूफ लोग बता देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये लॉ है, ये स्टेटमेंट है जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, तो उसका कोई प्रूफ नहीं होता, ठीक है। अच्छा, तो फिर अगर ये लॉ है सर, तो अपने को कैसे पता चलेगा? तो अपने को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो जो हमारे चाचा हुआ करते थे, न्यूटन चाचा, उन्होंने क्या किया है, कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक फॉर्मूला उन्होंने अपने को बता दिया है। अब फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर हमारे पास दो मास है m1 और m2, और इस m1 और m2 को अगर हमने कुछ सेपरेशन स्मॉल r पर रखा है, ठीक है, तो न्यूटन ने जब एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के बाद का कंक्लूजन क्या बोलता है कि इन दो मासेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अच्छा, एक और बात जो यहाँ पे याद रखा जा सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के जैसा भेदभाव नहीं करता कि अगर अनलाइक होंगे तो अट्रैक्शन होगा, अनलाइक होंगे तो अनलाइक होंगे तो अट्रैक्शन होगा, लाइक होगा तो रिपल्शन होगा, ऐसा यहाँ पे नहीं चलता। यहाँ पे मासेस है, मासेस हर एक दूसरे मास पे क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। अब न्यूटन भाई साहब के अकॉर्डिंग ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। इसका और इसका जो प्रोडक्ट है मास का, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द टू मासेस, ठीक है। तो ये लॉ एक्सपेरिमेंट के बाद लाया गया था। अब फिजिक्स में ना ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जमता नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा ना, इसको रिमूव करना पड़ेगा। कैसे रिमूव करेंगे? तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट यूज करेंगे। अब यहाँ पे कांस्टेंट जो होता है वो कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अच्छा, इस कैपिटल जी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल जी जो है इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इसे हम क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू है 6.67 इंटू 10 to the power -11 इन SI यूनिट्स। अब इसका यूनिट कैसे लिखना है वो भी हम पहुंचेंगे। अभी के लिए कुछ बातें याद रख लो कि ये जो कैपिटल जी है ये कांस्टेंट तो है भाई साहब, लेकिन ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अब यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब क्या है कि तुम पूरी दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, पूरी दुनिया क्या, पूरे ब्रह्मांड में तुम कहीं पर भी चले जाओ, पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी जाओगे ना, द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी जो आप यूज करोगे वो हो जाएगा 6.67 इंटू 10 to power -11। आप इस गैलेक्सी में हो, किसी और गैलेक्सी में हो, मान लो कोई तुम्हारा फ्रेंड किसी और गैलेक्सी में बैठा हुआ है, उससे अगर कभी बातचीत हुई तो उससे अगर तुम पूछोगे कि भाई साहब ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कैपिटल जी का क्या वैल्यू यूज करते हो, तो वो भी यही बताएगा कि 6.67 इंटू 10 to power -11 ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा ही स्टैंडर्ड्स में कुछ अगर और यूनिट यूज करेंगे तो वहां पे थोड़ा बहुत चेंज ये हो जाएगा। अच्छा, तो ये हो गया। अब इसका यूनिट कैसे लिखेंगे, तो इसका यूनिट लिखने के लिए अपन क्या करते हैं, यहां पे देखते हैं। देखो, मुझे इस कैपिटल जी का ऐसा यूनिट लिखना है, तो मैं कैपिटल जी को यहां रहने दूं अगर, और बाकी सारे टर्म्स को इधर भेजूं इक्वल्स टू के इधर, तो आर स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई होगा और m1 और m2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो f न्यूटन है, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई kg स्क्वायर। तो जब आप इसका यूनिट लिखोगे ना, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। इस तरह से हम क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर है प्लस में आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2, ये हमारे पास कैपिटल जी का SI यूनिट आ गया। अच्छा, अब और भी कुछ बातें जो इस फॉर्मूला में अपने को चाहिए। अब एक तो सबसे पहला बात जो आप याद रखना, सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा जो आपने लोअर क्लासेस में शायद किया भी होगा, मैं यहाँ पे नहीं करा सकता उस तरह के क्वेश्चन, मतलब मैं नहीं कराऊंगा, करा क्यों नहीं सकता, मैं करा सकता हूँ लेकिन मैं नहीं कराऊंगा। वो चुन्नू मुन्नू वाले जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे नहीं कराएंगे, लेकिन मैं बस बता दूंगा कि शायद आपको याद आ जाए। कैसा क्वेश्चन होता है कि m1 m2 है, कुछ r सेपरेशन पे रखा हुआ था, तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाज F। अब क्वेश्चन में ये बोलेंगे कि अगर पहले मास को 2 टाइम्स कर दिया जाए, दूसरे मास को 3 टाइम्स कर दिया जाए, सेपरेशन को आधा कर दिया जाए, तो व्हाट विल बी द न्यू फोर्स, कैलकुलेट द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन m1 एंड m2। तो तुम जब m1 को 2 टाइम्स करोगे, इसको 3 टाइम्स करोगे, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा।
जब इसका आधा करोगे तो r डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर विल बी r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये 4 ऊपर आएगा तो 24 हो जाएगा। क्या 6 पहले से बैठा हुआ था ऊपर न्यूमरेटर में, ये 4 यहां से और आ जाएगा, मतलब जो नया फोर्स होगा वो 24 टाइम्स हो जाएगा पुराने फोर्स का। अब इस तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं जो लोअर क्लासेस में आपको आपके टीचर ने कराया होगा, मैं नहीं कराने वाला, मैंने बस आपको यहाँ पे बता दिया है कि कैसे सॉल्व करना है। अच्छा तो ठीक है सर, और क्या जानने वाली बात है? और जानने वाली बात है इस जो फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हम क्या करते हैं, एक तो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। सबसे जो दूसरा बात आप याद रखो, पहला बात क्या था, इस तरह के न्यूमेरिकल जो डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे बेस्ड होके बन जाएंगे। दूसरा बात जो याद रखना है, ये m1 m2 के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, वो एक्शन रिएक्शन पेयर को सैटिस्फाई करता है, वो एक्शन रिएक्शन पेयर को सैटिस्फाई करता है। अगर ये एक्शन रिएक्शन पेयर को सैटिस्फाई करता है मतलब क्या है, ये न्यूटन थर्ड लॉ को मानता है, सब कुछ सही चलता है न्यूटन थर्ड लॉ में। अच्छा फिर और दूसरा तीसरा बात क्या याद रखना है सर? तीसरा बात आपको याद रखना पड़ेगा कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्सेस का क्या मतलब है? मान लो मैं बोलना चाह रहा हूं कि मुझे इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो मेरे को 0 चाहिए। मैं चाहता हूं कि दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो। तो अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और मैं चाहता हूं कि ये फोर्स 0 हो जाए, तो आप क्या करोगे? ऑब्जेक्ट को दूर ले जाना स्टार्ट करोगे, तभी तो फोर्स कम होगा या 0 की तरफ जाएगा। तो r का वैल्यू जब तक आप टेंडिंग टू इंफिनिटी नहीं रखोगे ना, तब तक ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 0 नहीं होगा। जैसे ही r का वैल्यू टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा, ये फोर्स का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब क्या है? जब तक दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो गैप है, जो सेपरेशन है, वो टेंडिंग टू इंफिनिटी नहीं होगा, तब तक उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लगता रहेगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लॉन्ग रेंज फोर्स है। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, जो अपने को यहां पे याद रखना पड़ेगा, और क्या याद रखना है? आपको याद रखना पड़ेगा कि यहां पे ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। अब सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब है? तो सेंट्रल फोर्स का मतलब है ग्रेविटेशन फोर्स है, मतलब क्या होना चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड तो सर यहां से मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड तो यहां से मिल जाएगा। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? तो डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, इन दोनों मासेस के सेंटर्स को ज्वाइन कर दो, इन दोनों मासेस के सेंटर्स को ज्वाइन कर दो। अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स होता है। इन सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसी के अलोंग होता है। मतलब m1 पे जो नेट फोर्स लगेगा वो इस लाइन के अलोंग होगा, जो दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करने के बाद बना है, और m2 के अलोंग जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा? इसी लाइन के अलोंग होने वाला है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स में याद रखना है। एक और बात मैं आपको बता दूं जो यहाँ पे जरूरी होगा बताना, एक और इंपॉर्टेंट बात जो बताना जरूरी है, वो क्या है? वो है डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी। अब ये डायमेंशन क्या है ना, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपने कभी भी यूनिट डायमेंशन के प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे ना, तो आपने देखा होगा कि कैपिटल जी बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। कैपिटल जी, प्लैंक कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर्स में बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। इसका मतलब कैपिटल जी का डायमेंशन अपने को कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब बहुत ही आसान है भाई साहब, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड आउट करना है तो एक रिलेशन पता होना चाहिए। इस केस में हमारे पास ये एक रिलेशन है जो हमने देख लिया है। इसमें क्या करते हैं, कैपिटल जी को एक साइड रखते हैं और बाकी सारे टर्म्स को एक साथ भेज देते हैं। एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। मुझे फाइंड आउट करना है कैपिटल जी का डायमेंशन। तो डायमेंशन का मतलब हो गया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लगा दो। इधर अगर डायमेंशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो इधर भी डायमेंशन लिख देंगे। तो डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी कितना आ जाएगा? डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या है सर? बचपन में सीख लिया था सर। फोर्स का डायमेंशन होता है ml t-2। फोर्स का डायमेंशन हो गया ml t-2। r का मतलब हो गया लेंथ, लेंथ के लिए क्या यूज करेंगे? l। r मतलब सेपरेशन था तो l का स्क्वायर
डिवाइडेड बाई पहले वाले मास के लिए m, दूसरे वाले मास के लिए m, तो m का स्क्वायर हो जाएगा। अब जो भी कैंसिल आउट होना है कैंसिल आउट कर लो, ये स्क्वायर से ये m गायब कर सकते हैं। स्क्वायर और m अगर आप गायब करोगे तो आपके पास कैपिटल G का जो डायमेंशन आ रहा है वो आ रहा है m, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, एक 1 इधर है और यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा l टू द पावर 3 और यहाँ पर हो जाएगा t टू द पावर -2। अब अगर मैं ये डायमेंशन चाहूं तो याद रख सकता हूं, ठीक है, या अगर मेरी मैथमेटिक्स अच्छी है सर तो मैं क्या करूंगा, मैं याद क्यों करूं, मैं फाइंड आउट ना कर लूं सर एग्जाम में, कितना याद रखूंगा सर। तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है, आपको लगता है कि डायमेंशन याद करने में भलाई है तो याद कर लेंगे, नहीं आपको लगता है तो क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे, देखते हैं, ठीक है।